नमस्कार, आदाब। मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी और आज हम अपने हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं हेयर फॉल से जुड़ी तमाम समस्याओं की। हेयर फॉल जो कि इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, 10 साल से लेके और आगे कितनी भी एज तक ये समस्या, ये प्रॉब्लम हर एक वर्ग के लोगों में देखने के लिए मिल रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इस मुद्दे पर बात करने के लिए गेस्ट के तौर पे हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत करने वाली है होम्योपैथिक की डॉक्टर डॉक्टर उज़मा सैफी, जो कि काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हैं। डॉक्टर उज़मा, सबसे पहले तो हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया हफ्सा, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर उज़मा, आपसे यही सवाल होगा कि ये जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और ये इतना ज्यादा फॉलिंग होते हैं, बाल इतने झड़ते और टूटते हैं कि गंजेपन तक के शिकार हो रहे हैं लोग, और बहुत कम एज के जो यंगस्टर हैं, नौजवान हैं, वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि इसके क्या कॉज हैं और फिर इससे कैसे निजात पाई जा सकती है होम्योपैथिक के माध्यम से। जी हफ्सा, हफ्सा, हेयर फॉल की अगर हम बात करें तो हेयर फॉल के तमाम कारण हो सकते हैं। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल देखने को मिलता है अलग अलग एज ग्रुप्स में और जेंडर्स में। तो उनमें से एक जो मौजूदा हालात में जो कारण है वो उसको हम एक टर्म देते हैं, उसे बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ये हेयर थिनिंग का एक मेजर कॉज है, वन ऑफ मेजर कॉज है ये हेयर थिनिंग का। और इसमें पहले धीरे धीरे हेयर थिनिंग होती है और फिर उसके बाद बाल्डनेस तक बात चली जाती है। पहले हेयर फॉल बढ़ने लगता है और धीरे 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 बाल्डनेस तक बात चली जाती है। ठीक है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू जीन, it is genetically associated, and secondary some environmental factors and some daily habits of your lifestyle. ठीक है, first is genetically associated and secondary is your lifestyle related. तो जो हम अपनी दर्शकों से बात कर सकते हैं वो हम लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजों से बात कर सकते हैं, ताकि ये लोग उन पर ध्यान दें और उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें, तो शायद इस समस्या से बचा जा सकता है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया ये हार्मोनल कॉज की वजह से होता है, मेल हार्मोन एंड्रोजन DHA, जिसकी वजह से ये हेयर थिनिंग हमारी स्टार्ट होती है। अब हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपके मेल हार्मोन को स्टिमुलेट करें और जिसकी वजह से आपके स्कैल्प पे उसके रिसेप्टर्स अधिक मात्रा में बनने लगे और हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाए। में हमारे एक कॉज हो सकता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के यूज से क्या होता है, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सारे एलिमेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है, तो हमारी हेयर शाफ्ट के ऊपर एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से हमारा हेयर जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और वो अपनी फेज में शेडिंग की तरफ बहुत जल्दी बढ़ जाता है। जो उसकी हेयर की एक लाइफ साइकिल होती है उसमें वो शेडिंग की तरफ जल्दी बढ़ जाता है। तो वन ऑफ द कॉजेज यूज ऑफ हार्ड वाटर। अनदर वन इज स्मोकिंग। स्मोकिंग आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देता है, इससे आपके फॉलिकल्स में ऑक्सीजनेशन ठीक से नहीं हो पाता और आपका हेयर शेडिंग की तरफ जाता है। तीसरा रीजन अल्कोहलिज्म है और उसके अलावा चौथा रीजन है लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ हेयर थिनिंग इन यंगस्टर्स बिकॉज ऑफ डिस्टरबेंस इन स्लीप साइकिल। जितना कम सोगे आपका ग्रोथ हार्मोन उतना कम बनेगा। अगर आप प्रॉपर आप स्लीप लेते हैं तो आपका ग्रोथ हार्मोन भी इतना ही बनता है और उससे आपकी जो है हेयर की ग्रोथ भी अच्छी होती है और आपके हेयर अपनी तीनों फेजेस को पार करते हुए ग्रो करता है। अदरवाइज यहाँ पर मेरा एक सवाल है, वो ये है कि ये प्रॉब्लम साल दर साल जो है इसमें इजाफा क्यों हो रहा है। एक तरीके से पहले की बात की जाए तो एक लिमिट में होती थी, उसमें एक एज लिमिट भी था कि इस एज के बाद 35 के बाद या 40 के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती थी,
और उसमें अगर देखा जाए मेल टू फीमेल कंपैरिजन तो मेल में ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि वो गंजापन वाली, लेकिन अब ये एज जो है लग रहा है कि वो कम हो रही है, एज लिमिट इसकी लेस हो गई है, अब यंगस्टर में भी ये प्रॉब्लम ज्यादा होने लगी है, तो इसकी बढ़ोतरी का वजह क्या है? अब सर यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखने की वजह उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हैं वो ही वन ऑफ द मेजर कॉज है। फर्स्ट दैट इज जेनेटिक, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आपकी फैमिली से चला आ रहा है तो दैट इज जेनेटिक। बट अभी जो हमें बढ़ती हुई ये समस्या नजर आ रही है वो लाइफस्टाइल चेंजेस और आपके डाइटरी फैक्टर्स हैं दैट आर इम्पोर्टेंट। लाइफस्टाइल चेंजेस में जैसा कि मैं पहले से ही बता रही हूँ, लैक ऑफ स्लीप, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, आपको जिस भी तरह का स्ट्रेस होता है, आपका जो हेयर साइकिल की जो फेज होती है वो शुरू की ग्रोइंग फेज को अबॉर्ट कर देता है और जो शेडिंग फेज है उसमें हमारा हेयर चला जाता है, और जितने समय में हेयर गिरना चाहिए उससे पहले ही हेयर हमारा शेड ऑफ हो जाता है। ठीक है, और आप जानते हैं आजकल के समय में स्लीप पैटर्न यंगस्टर्स का कितना डिस्टर्ब है। स्लीप पैटर्न बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इसकी वजह से जो है ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली एक्शन ग्रोथ हार्मोन का नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आपके हेयर शेडिंग की तरफ बढ़ रहा है, हेयर थिनिंग हो रही है और धीरे धीरे आप बाल्डनेस की तरफ चले जाते हो। उसके अलावा इम्प्रॉपर डाइट, अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं है, फॉलिक एसिड, आयरन, जिंक प्रॉपर नहीं है आपका, और अगर आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा एडिक्वेट नहीं है, प्रोटीन की मात्रा एडिक्वेट नहीं है तो आपका हेयर स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? ठीक है, तो इम्प्रॉपर डाइट इज द मेजर रीजन। आपको अपनी डाइट के साथ डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में होनी चाहिए। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं उसके बाद भी यंगस्टर्स में बिना किसी हिस्ट्री के आपकी हेयर शेडिंग हो रही है, तो उसके देखा जा सकता है कि स्ट्रेस फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के टाइम में जो हेयर थिनिंग को प्रमोट कर रहा है। इसके लिए, इससे बचने के लिए हफ्सा आप कुछ जो एडिटिव थेरेपीज है वो आप अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कर सकते हो, जैसे डी अच्छा स्ट्रेसिंग मैं यहाँ पे एक एक्टिविटीज मिनट पॉज कराना चाहूंगी, इंटरप्ट करना, उस पर हम आएंगे अभी प्रोग्राम के एंड में कि भाई इससे कैसे रुका जा सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, जो हमारी दादी नानी या खासकर माएँ भी होती हैं, वो कहती हैं कि हम लोग बालों में ऑयल नहीं लगाते प्रॉपर मात्रा में, शैम्पू का यूज करते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स हैं, हम लोग कलरिंग करती है आज की जनरेशन, तो वो भी है कि प्रॉपर तरीके से ऑयल का यूज ना करना। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऑयल लगाना एक आम आदमी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? See, Hafsa, oil is important. Oil is good for nourishment, but alone oil is not the factor for hair thinning or hair shedding, right? Not alone oil is the remedy. Not alone lack of oil is the factor for shedding, right? Alone oil is good. Oil is good for nutrition. Oil is good for hydration, moisturization. That's really good. But alone that is not responsible for the things, right? तो सिर्फ ऑयल को सोचना इट इज नॉट प्रॉपर, राइट? और इसके अलावा और क्या क्वेश्चन था? और इसी में एक चीज मैं ऐड करने वाली हूँ कि इसी के साथ हेयर फॉल और ये गंजेपन की प्रॉब्लम के साथ हेयर व्हाइटनिंग, बाल भी सफेद हो रहा है, तो अब आप इसका उसका भी थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को, और इसके बाद बताइए कि भाई इसका समाधान क्या है। तो डॉक्टर उस्मा से जरूर जानने की कोशिश करेंगे हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन क्या है, कि लोग किस तरीके से इससे निजात पाएं जो भी इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। सी अब प्रीमैच्योर ग्रेइंग आज के समय में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। इसमें यही है कि आपकी जो हेयर बल्ब में पिगमेंट बनाने वाली सेल्स हैं वो प्रॉपर पिगमेंट नहीं बना पा रही हैं और आपके हेयर में
वाइटनिंग शुरू हो गई है, ग्रेइंग शुरू हो गई है। इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, बल्कि हेयर ग्रेइंग, प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग के रीजंस में जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस आ जाती है। खाली बच्चों में प्री मैच्योर ग्रेइंग मिल रही है तो दैट वुड बी एसोसिएटेड विद अदर ऑटो इम्यून डिजीजेस आल्सो। सो आपको इजीली नहीं लेना है। अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग मिल रही है तो आपको एक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपको पूरी तरह से अपने बच्चे की जांच करानी चाहिए। दैट कुड बी एसोसिएटेड विद एनी अदर ऑटो इम्यून डिजीज आल्सो इफ देयर इज प्रीमेच्योर एजिंग, ग्रेइंग ऑफ हेयर। और in some cases there is idiopathic, there is no cause. So premature graying is still topic which is under research, and yes, यहाँ मैं premature दर्शकों को बताना चाहूंगी कि प्री मैच्योर ग्रेइंग से मुराद जो डॉक्टर का है वो है कि जो व्हाइट हो रहे हैं हमारे हेयर, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि हमारी पब्लिक तक। वाइट हेयर, वो भी कम एज के लोगों में जो वाइट हेयर हो रहे हैं, यंगस्टर्स में जो वाइट ग्रेइंग हो रही है एक समय के बाद 34 प्लस और -9.6 ईयर, ये एक जनरल रेशियो है जिसमें आपके वाइट बाल हो सकते हैं। ये रेसेस के हिसाब से होता है, एशियंस में और दूसरी रेसेस में एज के हिसाब से आपकी ग्रेइंग इज अ नॉर्मल प्रोसेस, बट प्री मैच्योर हो रही है, अर्ली ग्रेइंग हो रही है, दैट इज मैटर ऑफ कंसर्न। इसके अलावा हफ्सा हेयर थिनिंग में जो आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हो, आपके हाथ में क्या है, आपको क्या कर सकते हो अलोंग विद मेडिसिन, अलोंग विद एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। फर्स्ट, चूंकि मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ तो मैं आपको सलाह दूंगी आप बिल्कुल अपने हेयर थिनिंग के लिए अपने होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लें, इंडिविजुअली अपना ट्रीटमेंट कराएं। होम्योपैथी में बहुत सी दवाइयां हैं, दे एक्ट वंडरफुली मिराकुलसली ऑन योर हेयर थिनिंग एंड प्रीमेच्योर ग्रेइंग आल्सो। हमारे प्रैक्टिस में बहुत ही मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने को हमें मिले हैं हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के। बहुत जैसे ही हम कॉज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद कॉज आइडेंटिफाई होने के बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में सिलेक्शन आसानी हो जाती है और अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अलोंग विद मेडिकेशन व्हाट यू कैन डू बाय योरसेल्फ हफ्सा, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो आप मेडिकेशंस तो है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप अपनी स्लीप पैटर्न को कंट्रोल कर सकते हो, राइट? आप स्लीप पैटर्न को आप अपने कंट्रोल कर सकते हो। स्लीप इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी, राइट? उसके अलावा आप डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटीज में इंडल्ज हो सकते हैं, दैट आर योगा। योगा एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस। क्योंकि आज के टाइम में सब कुछ डिजिटल है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन we are doing, तो de-stressing activities are really very important। उसमें आप योगा कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, योगा पोजेस हैं जो आप कर सकते हैं, एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस, साइकिलिंग, रनिंग एंड ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू। के अलावा आप अपनी डाइट में कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं दैट आर रिच इन कैल्शियम, आयरन, जिंक एंड फॉलिक एसिड। उसके अलावा लाइक स्पिनच, टमाटो, बेरीज, कलरफुल फ्रूट। उसके अलावा आप कर सकते हैं कुछ भी लाइक बायोटिन। बायोटिन इज अ कंपोनेंट, विटामिन बी का डेरिवेटिव है बायोटिन। ये एक सपोर्टिव थेरेपी है, इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट, इट्स अ सपोर्टिव थेरेपी फॉर यू। और बायोटिन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने वाटर को देख सकते हैं, आपका वाटर हार्ड तो नहीं है, जो आपके घर में टैप वाटर आता है वो हार्ड वाटर तो नहीं है। अच्छा, अगर ये हार्ड कैसे जाने, एक मिनट में रोक रही हूँ, तो ये कैसे पता चले कि हमारा वाटर जो है वो हार्ड है? और हम, क्योंकि आम लोग नहीं समझ पाएंगे इस प्रॉब्लम को कि हार्ड है हमारा वाटर जो हमारे टैप में आता है या फिर वो सॉफ्ट वाटर है।
सी हार्ड वाटर में जो है जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो अमाउंट में ज्यादा होते हैं, वो यूसेज से आपको, दैट्स अ केमिकल टेस्ट एक्चुअली, ये तो एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। शहरों में लोगों को पता होता है कि हमारी टैप्स में जो वाटर आ रहा है वो हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर से तो घर के बहुत सारे काम करने में प्रॉब्लम होती है, वॉशिंग में, बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम होती है। या अब खुद हमें मालूम हार्ड, हो जाएगा कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके बाद उसी से अंदाजा हो नहीं सकता नहीं है। नहीं, सी आपको कंसर्न, आपको चेक करना, आपको कंसर्न करना होगा कि पानी के चेंजेस से मेरे, मान लीजिए आपने अपना शहर बदला है, आपने अपनी जगह बदली है और उसके बाद से आपका ये शुरू हो गया है हेयर फॉल, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको मल्टी एस्पेक्ट से सोचना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस मेरे साथ हो रहे हैं जो इस मेरे हेयर फॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग में इंडल्ज हैं या अल्कोहलिक में इंडल्ज हैं तो वो आप छोड़िए, वो इम्पोर्टेंट है, वो अदर फैक्टर्स के आपकी पूरी हेल्थ के लिए वो इम्पोर्टेंट है। सी अफसा, ये तो आपके जो मोस्ट कॉमन आपकी थिनिंग हो गई, हेयर थिनिंग, ये उससे रिलेटेड हमारे एस्पेक्ट्स थे। उसके अलावा एक हेयर थिनिंग के कुछ कॉजेज और होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रीसेंट आपको इन्फेक्शन हुआ है, कोई बुखार है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, टाइफाइड है, उसके बाद से आपको हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है, या फिर कोई स्ट्रेस है, कोई ट्रॉमा है, आपकी सर्जरी हुई है, या कोई मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, डिलीवरी हुई है, उसके बाद आपको इसको इसको हम, इस हेयर फॉल को हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं और इसमें हम कॉज देखते हैं। सी चूंकि हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे कंसर्न फोकस कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि इस तरह के ट्रिगरिंग फैक्टर से अगर कोई भी हेयर फॉल हमें हो रहा है तो हमारे पास बहुत अलग अलग तरह की दवाइयां हैं जो एक पर्टिकुलर कॉज के लिए यूज होती हैं। जो कॉज पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर पेशेंट टू पेशेंट पर्टिकुलरली इंडिविजुअली यूज होती हैं। तो आप लोग जरूर एक बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ट्राई करें अपने हेयर फॉल के लिए। बहुत मिक्स्ड रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कुछ जो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं पेशेंट्स में। तो that's all, Afsa, that's all. Hair fall is not related to any one thing, that is wholly, solely, combinedly related to many factors, and we have to take care of all these. चलिए डॉक्टर उज़्मा, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज से कि आपने बताया उन्हें कि इसमें बहुत वजह से हेयर फॉल होता है, किसी एक एक या दो कारण से नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। Okay, thank you, sir. Thank you so much. ये थी हमारे साथ डॉक्टर उज़्मा सैफी, जिन्होंने आपको बताया और कहा, जो उन्होंने खास उनका मकसद रहा कि नौजवानों में जो हेयर फॉल है उसका जो मेजर कॉज है वो है कि आप स्लीपिंग ले, प्रॉपर स्लीपिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नींद आपकी अगर पूरी नहीं हो पाती, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है, ट्रॉमा होता है और उसकी वजह से ये समस्या सामने आती है। तो आप डाइट अच्छी रखिए, नींद पूरी लीजिए और जो भी डॉक्टर ने बताया है उसके बाद जरूरी है तो ट्रीटमेंट कीजिए।